जय हिंद दोस्तों। आज 23 जून 2022 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्ज़ाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट होगा। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ इसे शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और वीडियो को निश्चित तौर पर लाइक कर दें। अब देखिए फर्स्ट पेज पे जो ये न्यूज़ है, ये न्यूज़ ब्रिक्स समिट को लेकर के है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 14वें ब्रिक्स समिट की अध्यक्षता चीन कर रहा है और ब्रिक्स में रूस और भारत दोनों ही इम्पॉर्टेंट पार्टनर हैं। तो इस रूप में एक बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए, जिस बिजनेस फोरम का नाम है ब्रिक्स बिजनेस फोरम है, यस ब्रिक्स बिजनेस फोरम है, इसको संबोधित करते हुए रूस के राष्ट्रपति ने कहा है कि वो जो है रूस का बाजार है वो भारत के लिए और चीनी कंपनियों के लिए खोलेंगे। तो इस रूप में एक अच्छा कदम कर सकते हैं, भारत के लिए भी है और चीन के लिए भी है। और साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी ब्रिक्स बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए इन्होंने कहा कि भारत जो है $1 ट्रिलियन की डिजिटल इकोनॉमी भारत 2025 तक हो जाएगी और कई सारी बातें कही हैं। देखिए इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट ये है कि ब्रिक्स पे आपकी नज़र होनी चाहिए कि ब्रिक्स समिट जो हो रहा है उस समिट का जो फाइनल डिक्लेरेशन आएगा उस डिक्लेरेशन में क्या कहा जाएगा, ये इम्पॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से होगा और विश्व के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। इनफैक्ट नाटो के जो देश हैं, अमेरिका जैसे देश हैं, वो सभी इसका इंतज़ार कर रहे हैं कि ब्रिक्स समिट का डिक्लेरेशन में क्या होने वाला है। तो उस पर हम लोग सेपरेट वीडियो बना करके डिस्कस करेंगे ब्रिक्स को लेकर के। 25,000 करोड़ के घोटाले की सीबीआई जांच शुरू। अभी तक का ऐसा सुना जा रहा है कि सबसे बड़ा ये बैंकिंग घोटाला है। दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने ये घोटाला किया है। 34,615 करोड़ का घोटाला है। टोटल मान लीजिए 35,000 करोड़ का है। इसकी सीबीआई जांच शुरू की है। अब देखिए इसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा भी नॉलेज नहीं है या ज्ञात नहीं है, तो इसके बारे में मैं पढ़ के कल डिटेल में इस पर चर्चा कर दूंगा। क्योंकि ये इतना बड़ा घोटाला है तो डेली पेपर में इस पर भी न्यूज़ आएगा, तो कल मैं इस पर आप लोगों के सामने डिस्कस कर दूंगा। चूँकि मैं मीडिया को खोल कर देख रहा था, कहीं मीडिया पर भी इस घोटाले के बारे में चर्चा नहीं किया गया। भूकंप से थराया अफगानिस्तान, 1,000 से ज़्यादा मौत। रिक्टर स्केल पे 6.1 की तीव्रता वाला भूकंप आया, जो अच्छी खासी तीव्रता मानी जाती है। 6 से जैसे ही ऊपर तीव्रता होती है वो काफ़ी भयंकर तीव्रता होती है। तो वो तीव्रता आई है और 1500 से अधिक लोग जो है घायल हुए, 1,000 से अधिक लोगों की जान गई है। ऐसे कंडीशन में जो तालिबान के सर्वोच्च नेता हैं अखुंदजा, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील किया है कि वो उनकी यथासंभव मदद करें और भारत ने भी कहा है कि वो यथासंभव मदद करेंगे। अब ये जो राष्ट्रपति का चुनाव है, द्रौपदी मुर्मू भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति होने वाली है और भारत की पहली एसटी महिला राष्ट्रपति होने वाली है। तो इस रूप में भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो बेसिकली राष्ट्रपति क्या पद का जो प्रोविज़न भारत के संविधान में किया गया है उसके एक एक डिटेल आप लोग देख लीजिएगा। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, निर्वाचक मंडल कैसे तय होता है, एक मत का मूल्य जो है, एक लोकसभा सांसद के मत का मूल्य कैसे निकाला जाता है, एक विधानसभा सांसद के मत का मूल्य कैसे निकाला जाता है, हर एक पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग जरूर इसको पढ़ लीजिएगा। दोस्तों दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को जरूर आप लोग पढ़ें, ये मेरा रिकमेंडेशन है आप सभी से कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो फिर तो आपको दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण ही पढ़ना चाहिए। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, एमपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में भी दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को पढ़िए और साथ ही साथ जो बिहार का कोई भी एक पेपर उठाइए उसको पढ़िए। ये दोनों काम कीजिए। चूँकि दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जो इन्फॉर्मेशन होता है ये दूसरे पेपर में मैं देखता हूँ कि नॉर्मली इतना इन्फॉर्मेशन इतना डिटेल में चर्चा नहीं होता। इसको जरूर पढ़ना चाहिए। और जितने भी टॉपर, अगर आप देखिएगा यूपीएससी के टॉपर रहा है हिंदी मीडियम का, तो उन्होंने भी रिकमेंडेशन किया है कि दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को पढ़ना चाहिए। तो स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो लोकल एक पेपर पढ़िए, लेकिन दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को भी जरूर पढ़िए।
देखिए ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री और साथ ही साथ रक्षा मंत्री के पद पे भी हैं और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री हैं, ये भारत आए हुए हैं और भारत आकर उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में किसी एक देश की सैन्य महत्वाकांक्षा सबसे अधिक बढ़ी है तो वो चीन की बढ़ी है। चीन ने किस तरह से अधिग्रहण किया था तिब्बत का, और साथ ही साथ 2020 में जब उन्होंने भारत के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पे जो लड़ाई किया, तो ऐसी स्थिति में विश्व को एक बार चेत जाना चाहिए, विश्व को चेतावनी थी यह कि विश्व अब मिल के चीन का सामना करे। तो इसी तरह का कुछ स्टेटमेंट दिया है ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री ने भारत में। अब ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में जो है कुछ मैं इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। बस 1 से 1.5 मिनट में मैं डिस्कस कर दूंगा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में क्या कुछ इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है। देखिए ETCA भारत ने साइन किया, इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का पहला विकसित देश है जिसके साथ भारत ने इस तरह का ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया। इससे पहले हमने UAE के साथ भी ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था, लेकिन UAE के साथ जो हमने साइन किया था उसमें वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था, लेकिन UAE विकसित देश नहीं था। तो ऑस्ट्रेलिया पहला विकसित देश है जिसके साथ हमने साइन किया है, लेकिन इससे पहले भी हमने साइन किया UAE के साथ, वो विकसित देश नहीं है। अब देखिए भारत ऑस्ट्रेलिया भारत के पर्सपेक्टिव से देखिए तो भारत का 17वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, और ऑस्ट्रेलिया के पर्सपेक्टिव से देखिए तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के लिए 9वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ त्रिपक्षीय एक सप्लाई चेन विकसित करता है जिसका नाम है सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव SCRI, ये जो है भारत ऑस्ट्रेलिया और जापान मिल करके एक सप्लाई चेन इनिशिएटिव ये शुरू किया। और सप्लाई चेन को लेकर के आप सभी को याद होगा इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो बना था, उसमें भी जो 13 देश थे ऑलरेडी क्वाड का ही पार्ट है, क्वाड का ही एक एक्सटेंशन है, तो क्वाड के चारों देश उसमें शामिल हैं। तो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में भी भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों शामिल हैं। और इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क बेसिकली सप्लाई चेन को लेकर के बनाया गया था। क्वाड में दोनों देश शामिल है, भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों क्वाड का जो है इंपॉर्टेंट मेंबर है। इसके अलावा आप देखेंगे कि म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट 2020 भी साइन किया गया। तो लॉजिस्टिक्स के लिए हम ऑस्ट्रेलिया की लॉजिस्टिक्स का इस्तेमाल कर सकें, वो हमारी लॉजिस्टिक्स का इस्तेमाल करें, इसके लिए ये एग्रीमेंट साइन किया गया है। विजन इंडिया 2035 ये ऑस्ट्रेलिया ने लॉन्च किया था। विजन इंडिया 2035 इस नाम से ऑस्ट्रेलिया ने एक लॉन्च किया था। इसके अलावा 2+2 वार्ता भी भारत और ऑस्ट्रेलिया करता है। दोनों देशों के बीच में लगभग $27 बिलियन का ट्रेड हो रहा है। एक अच्छा खासा ट्रेड भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हो रहा है। स्किल इंडिया के तहत 2022 तक सरकार 400 मिलियन लोगों को प्रशिक्षित करेगी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मतलब 40 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित करने का टारगेट रखा है भारत सरकार ने स्किल इंडिया मिशन के तहत, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की भी इम्पोर्टेंट भूमिका है। इसके अलावा जो हमारे कुछ परमाणु जो ऊर्जा केंद्र है वहाँ पे यूरेनियम की आपूर्ति ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। परमाणु जो बिजली क्रिएट होता है उसके लिए यूरेनियम चाहिए और उस यूरेनियम की आपूर्ति ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। तो इस रूप में भी ऑस्ट्रेलिया हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ऑसीडेंक्स ये बेसिकली एक एक्सरसाइज है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के नेवी करता है, तो इस रूप में भी ऑस्ट्रेलिया इम्पोर्टेंट है। मालाबार सैन्य अभ्यास जो होता है उसमें भी ऑस्ट्रेलिया, क्वाड के चारों देश भाग लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और USA ये चारों देश भाग लेते हैं। तो उसमें भी भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया इम्पोर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भागीदार है और ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि इस दशक के अंत तक ऑस्ट्रेलिया भारत को LNG निर्यात करने वाला सबसे बड़ा देश बन जाएगा। और साथ ही साथ कल जो प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है जनरल रावत यंग ऑफिसर एक्सचेंज 2022 ये शुरू किया गया। अब इस प्रोग्राम के तहत जनरल रावत यंग ऑफिसर एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत भारत के ऑफिसर को ऑस्ट्रेलिया भेजा जाएगा जो आर्मी के ऑफिसर होंगे, और आर्मी के ऑफिसर को इंडिया भेजा जाएगा और उसको प्रशिक्षित किया जाएगा।
तो इस तरह से ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के कई सकारात्मक संदर्भ आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए ये जो न्यूज़ है, एनजीओ को एफसीआरए लाइसेंस की वैधता 30 दिन तक बढ़ाई गई। इसको लेकर के मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, चूंकि एफसीआरए को लेकर के इतना बड़ा मैं चर्चा किया हूं। और ये टॉपिक देखिए छोटा न्यूज़ है, लेकिन यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछा 2021 का मेंस का पेपर देखिएगा, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एफसीआरए को लेकर के। तो एफसीआरए बेसिकली क्या है, बेसिक मैं इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, डिटेल में चर्चा नहीं करूँगा। एफसीआरए बेसिकली फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, विदेशी अंशदान विनियम अधिनियम 1976। और 1976 में अगर आप जाइए इतिहास में, तो उस समय में किसकी सरकार थी? तो उस समय में इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। तो इंदिरा गांधी जी ने भारत के इलेक्शन में विदेशी ताकत इन्वॉल्व ना हो। एफसीआरए मतलब क्या होता है कि सिंपल ये समझ लीजिए कि अगर आपके पास एनजीओ है और आपको विदेश से पैसा लेना है, तो आपको एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। बिना एफसीआरए रजिस्ट्रेशन के आप विदेश से पैसा नहीं मंगा सकते। तो 1975 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि चुनाव के समय में कई सारे एनजीओ को या कई सारे संगठन को विदेश से फंड आता है और वो भारत के चुनाव को इन्फ्लुएंस करने का काम करता है। मान लीजिए अमेरिका बहुत सारे कुछ एनजीओ को पैसा देगी, या कुछ संस्थान, इंडिया के कुछ संस्थान को पैसा देगी और कहेगी कि आप इसके पक्ष में मतदान करवाइए या इसके पक्ष में एक माहौल खड़ा कीजिए, तो इस रूप में चुनाव को प्रभावित कर सकती हैं। तो इसी के लिए इंदिरा गांधी जी के द्वारा एफसीआरए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 1976 लाया गया था। 1976 लाया गया था, 1976। अब 2010 में भी इसमें कुछ अमेंडमेंट किया गया है, 2020 में भी कुछ इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट किया गया, ताकि जितना भी एनजीओ है हमारे देश में, क्या होता है कि अभी ये इम्पॉर्टेंट क्यों है ये मैं बता रहा हूँ कि क्या होता है कि कई सारे एनजीओ, जैसे एक चारधाम परियोजना था, चारधाम परियोजना जो कई हमारा रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर चीन के साथ है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए था। तो वो एनजीओ क्या हुआ कि गई, माननीय सर्वोच्च न्यायालय गई और उस परियोजना को रुकवाने का काम की। तो वो रुकवाने का काम की, उससे क्या होता, अगर मान लीजिए चारधाम परियोजना रुक जाता तो क्या होता कि चीन के साथ हमारी कनेक्टिविटी समाप्त हो जाती। हमारे जो सैनिक है वो चीन के बॉर्डर पे नहीं पहुंच पाते। चीन अपने क्षेत्र में ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया, जब चाहे उसके सैनिक पहुंच सकते हैं बॉर्डर पे, हमारे सैनिक वहां पे नहीं पहुंच पाते हैं। तो बेसिकली चीन कुछ एनजीओ को फंड दे करके कुछ केस, या तो केस वगैरह करवा देती है ताकि प्रोजेक्ट रुक जाए, या नहीं तो कुछ जो आंदोलन वगैरह करवा देती हैं, या नहीं तो कुछ एनजीओ वगैरह को पैसा दे करके जो है बवाल खड़ा करवा देती हैं, राइट। इसी तरह से देखा गया है कि दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा था, सीए के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन में भी पाकिस्तान से कई एनजीओ ने फंड किया था। तो भारत में इनस्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए बेसिकली एफसीआरए का प्रयोग हो रहा है, या एनजीओ को फंड दिया जा रहा है। इसलिए एफसीआरए को अब काफ़ी सख्त बनाया गया है 2020 में। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामले में अदालत को जल्द आदेश देने की अपेक्षा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि जल्द से जल्द आप निर्णय पे पहुंचिए। ओके, सीमांत क्षेत्र में सड़क किनारे बनेंगे बीआरओ कैफे। एक तो क्वेश्चन डायरेक्टली ये पूछता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ है जो बॉर्डर के एरिया में रोड बनाने का काम करती है। रोड बनाने का काम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया करती है, लेकिन जो बॉर्डर एरिया होता है वहाँ पे बीआरओ करती है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और बीआरओ रक्षा मंत्रालय के अधीन एक निकाय है जिसका काम होता है कि बॉर्डर के एरिया में रोड का निर्माण करना। कई बार इसी पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीआरओ कहाँ, किस मंत्रालय के अधीन है, तो ये रक्षा मंत्रालय के अधीन है, सड़क और परिवहन मंत्रालय के अधीन नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा अभी यात्रा किया जाएगा जर्मनी का, और जर्मनी का यात्रा क्यों किया जाएगा कि G7 की समिट होने वाली है जर्मनी। देखिए इस महीने में काफ़ी इंपॉर्टेंट समिट हो रही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट समिट। एक तो राष्ट्रमंडल का समिट हो रहा है जिसमें हमारे देश के विदेश मंत्री जा रहे हैं, किगाली, रवांडा की राजधानी किगाली में हो रहा है। दूसरा हो रहा है ब्रिक्स का समिट, आज ही से शुरू हुआ है। और तीसरा जो है G7 का समिट हो रहा है। ये तीनों ही समिट एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट होगा। इसका जो भी डिक्लेरेशन होगा हम लोग चर्चा करेंगे आपके साथ, जो इम्पॉर्टेंट इसके डिक्लेरेशन का पार्ट होगा।
और उसके बाद फिर वो यूएई की यात्रा पर जाएंगे, तो यूएई भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और G7 समिट भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये जो महिला दिख रही है ये कोई आम महिला नहीं है, इनका नाम है रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज जी यूनाइटेड नेशन में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि बनने वाले हैं। भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन है वर्तमान में? TS त्रिमूर्ति। TS त्रिमूर्ति हैं और इसके बाद रुचिरा कंबोज जी बन जाएंगे और TS त्रिमूर्ति से पहले सैयद अकबरुद्दीन थे, राइट। तो कुछ कई बार सिक्वल भी पूछा, बीपीएससी के एग्जाम में देखा हूँ कि सिक्वल भी पूछ दिया है, 2-3 बार का सिक्वल पूछ दिया है कि भारत के अस्थायी प्रतिनिधि यूएन में कौन है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के को लोकेशन घोटाला हुआ है, ये एक पुराना न्यूज़ है, इसमें मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी पहले इसमें मैंने चर्चा ऑलरेडी किया है, बाकी एक बार पढ़ लीजिएगा। को लोकेशन घोटाला क्या होता है या क्या घोटाला था उस पर पढ़ लीजिएगा। कदाचार आरोपित सीए पे 1 साल का प्रतिबंध, 1 लाख का जुर्माना। देखिए 2018 में क्या हुआ कि एक नई संस्था की स्थापना हुई थी, नई संस्था की स्थापना हुई थी। कंपनी अधिनियम की धारा 132 के तहत NFRA का स्थापना हुआ और ये संस्था इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे चर्चा है राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण, ये संस्था इंपॉर्टेंट है और उसके बाद ये न्यूज़ पे भी मैं लौटूंगा। तो पहले संस्था को मैं देख लेते हैं। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो ऑडिटिंग में के निगरानी करेगी। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, चूँकि कंपनी एक्ट 2013 के द्वारा स्थापना हुआ है और ऐसी कोई भी संस्था जिसका संसद के किसी कानून के द्वारा स्थापना किया हो वो स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं, उसे लीगल बॉडी कहते हैं, वैधानिक निकाय कहते हैं, कई सारा नाम है। अब इम्पोर्टेंट क्या है, देखिए पहले हमारे देश में ऑलरेडी ICAI था। ICAI होता है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। 1949 में इसकी स्थापना किया। ये दोनों काम करता था, जो सीए होता है सीए के लिए मानक भी बनाता था और निगरानी भी करता था। अब क्या किया गया है कि ये सिर्फ मानक बनाने का काम करेगा, राइट। मानक मतलब कि रूल बनाने का काम करेगा कि ये रूल क्या। निगरानी करने का काम ICAI को अब हटा दिया गया है और ICAI की जगह निगरानी करने का काम करेगा। निगरानी मतलब ये होगा कि अगर उसको देख रेख करना, अगर हो सके तो उसमें दंड का भी प्रावधान करना, तो ये काम करेगा। अब NFRA 2017 से ये कर दिया गया। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था कि ICAI अब सिर्फ और सिर्फ मानक बनाएगी, स्टैंडर्ड बनाएगी, रूल बनाएगी और उसको निगरानी करने का काम करेगी NFRA, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। अब देखिए न्यूज़ पे लौटिए। निगरानी किस तरह से करेगा कि अगर किसी सीए पे कदाचार का आरोप लगा है तो उस पर 1 लाख रुपए का प्रतिबंध 1 लाख रुपए का जुर्माना, 1 साल का प्रतिबंध दोनों लगा सकता है आपको NFRA, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण। एक बार इसको भी देख सकते हैं। तरबूज से किसानों की स्थिति सुधरेगी, उसको लेकर के तरबूज से गुड़ बन रहा है, उसी को लेकर के चर्चा। कठिनाइयों से उभरती भारतीय अर्थव्यवस्था, कुछ पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि किस तरह से भारत, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की अर्थव्यवस्था अभी रिकवरी कर रही है तो किस तरह से रिकवरी कर रही है, कुछ डाटा आपके पास होना चाहिए। पहला डाटा, कारोबारी सुगमता, वैश्विक उद्यमिता निगरानी रिपोर्ट 2021 के तहत भारत कारोबार शुरू करने में 47 अर्थव्यवस्था में चौथे स्थान पे है। कारोबारी सुगमता यानी जो कारोबार इजी स्टार्ट करना काफ़ी इजी बना दिया गया हमारे देश में। जैसे अभी मुझे याद है कि बिहार में लेदर एंड टेक्सटाइल पॉलिसी आया था। लेदर एंड टेक्सटाइल पॉलिसी में ये प्रोविज़न किया गया है कि ज़मीन आपको 1 दिन के अंदर दे देगी और 7 दिन के अंदर आपका जितना भी डॉक्यूमेंट था वो सारा क्लियरेंस हो जाएगा। पहले ऐसा नहीं था, पहले आपको ज़मीन और डॉक्यूमेंट क्लियरेशन होने में वर्षों का समय लगता था। अब मान के चलिए कि कोई कंपनी बिहार में अपना
इन्वेस्टमेंट करने वाली है और उसको वर्षों का समय लग रहा है डॉक्यूमेंट क्लियर होने में, तो क्यों इन्वेस्ट करेगी। तो इसलिए व्यापार को सुगम बनाया गया, कारोबार करना आसान बनाया गया और 47 देशों में अब चौथे नंबर पे भारत है सबसे जल्दी कारोबार स्टार्ट करने के संदर्भ में। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022 में भारत 37वें स्थान पर पहुंच गया। पहले 43वें स्थान पर था, अब 37वें स्थान पर आ गया, तो ये भी सकारात्मक कदम है। डिजिटल टिकाऊ व्यापार सुविधा वैश्विक सर्वेक्षण 2022 में डिजिटल सेवा में भारत की ऊंची रैंकिंग दी गई है, राइट। 2021-22 में भारत का विकास दर 8.7% रहा, जो भी एक अच्छा विकास दर कह सकते हैं। फॉरेक्स रिजर्व $600 बिलियन से अधिक रहा है और 2021-22 में रिकॉर्ड 83.57 बिलियन की जो है एफडीआई भारत को प्राप्त हुई है। तो ये सारे पर्सपेक्टिव आप कह सकते हैं कि भारत का विकास दर लगातार इंप्रूव हो रहा है। इसको एक बार देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार आप लोग पढ़ सकते हैं। 1,000 रुपये से कम के किराए वाले होटल के कमरे में लग सकता है जीएसटी। जीएसटी काउंसिल की बेसिकली मीटिंग होने वाली है। अब देखिए, जीएसटी काउंसिल आपसे पूछा जाए कि क्या संवैधानिक निकाय है, वैधानिक निकाय है या किस तरह का निकाय है, तो जीएसटी काउंसिल को बोलिए आप संवैधानिक निकाय है। क्यों? क्योंकि जीएसटी काउंसिल की स्थापना आर्टिकल 279A के द्वारा किया गया। 101वां संविधान संशोधन में के अंतर्गत आर्टिकल 279A को जोड़ा गया और उसी के तहत जीएसटी काउंसिल का स्थापना किया गया। तो जब किसी संस्था की स्थापना संविधान के द्वारा किया जाए तो उसे कहा गया संवैधानिक निकाय। जीएसटी काउंसिल को चेयर करते हैं यूनियन फिनांस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण, ये उनको लीड करेंगे, शेयर करेंगे। और जितने भी फिनांस मिनिस्टर हैं, जितने भी स्टेट और यूटी के, वो यहाँ पर बैठ के पार्टिसिपेट करेंगे। राज्य का जो मत मूल्य होता है वो होता है 2/3 होता है और केंद्र का होता है 1/3। तो इस तरह से एक यूनिवर्स या कह सकते हैं बहुमत के आधार पर निर्णय लेने का प्रयास करती है जीएसटी काउंसिल। और दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि 1,000 रुपये से कम किराए वाले होटल के कमरे पे भी लग सकता है जीएसटी, और साथ ही साथ जो निजी अस्पताल है जिसका किराया 5,000 रुपये प्रतिदिन है, वहाँ पे भी जीएसटी लगने का प्रोविजन किया जा सकता है। भारत से द्विपक्षीय संबंधों को अहमियता देता है अमेरिका, एक बार देख सकते हैं आप। भारत अफगानिस्तान को हर संभव मदद करने को तैयार है, पीएम मोदी। जिस तरह से अफगानिस्तान में भूकंप आया है, 1,000 लोगों की मारे गए हैं वहाँ पे, तो इसलिए भारत निश्चित तौर पे उन्हें जो मदद होगा वो करेंगे। अब देखिए, श्रीलंका डेली चर्चा में रहता है, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। श्रीलंका का बेसिक इशू क्या है? आखिर जो श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस हुई थी उसका 3 इंपॉर्टेंट इशू था। पहला और इम्पॉर्टेंट इशू था कि चीन के कर्ज जाल में वो फंसा हुआ था। दूसरा इम्पॉर्टेंट इशू था कि रातों रात उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपना लिया था, रातों रात। अब सोचिए, मतलब 1 महीने के अंदर पूरे श्रीलंका में हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करना। तो इस तरह का नीति नहीं होना चाहिए, इस तरह के जो पॉलिसी होता है वो पॉलिसी नहीं अपनाया जाना चाहिए। और भी कुछ और कारण था। तो श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस का कुछ कारण जो होगा वो आप लोग लिख लीजिएगा। शिनजियांग से आयात संबंधी अमेरिकी प्रतिबंध हुआ प्रभावित। शिनजियांग चीन का वो जगह है जहाँ पे उइगर मुसलमानों को रखा जाता है। 10 लाख से अधिक उइगर मुसलमानों को रखा गया है। तो फाइनली अमेरिका ने कहा था कि शिनजियांग प्रांत से जो भी सामान आएगा उसकी आयात अमेरिका नहीं करेगा। अमेरिका ने शिनजियांग से आयात होने वाले सामानों पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो वो अब प्रभावी हो चुका है। अब देखिए, यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज है। जिस तरह से यूरोप निर्भर है रूस पे और बावजूद यूरोप यूक्रेन का समर्थन कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में रूस भी अब ठान लिया है कि यूरोप को सबक सिखा दें। और यूरोप को सबक सिखाने के लिए उन्होंने जो गैस का निर्यात करता था यूरोप को, वो कम कर दिया, 50% कम कर दिया। तो ऐसी स्थिति में यूरोप मंदी के दौर में खड़ा है, राइट। रूस बस ये चाहता है कि यूरोप उस पर प्रतिबंध क्यों लगा रहा। रूस ये चाहता है कि हम आपको गैस देते हैं, आप हमसे अच्छे संबंध रखिए, आप अमेरिका के दबाव में हम पे प्रतिबंध क्यों लगा रहे हैं, राइट। तो ये रूस चाहता है।
तो रूस यूरोप को सबक सिखाने के लिए बेसिकली गैस का निर्यात कम कर दिया है, और गैस हो सकता है बंद भी कर दे रूस, और गैस पूरी तरह से बंद कर दिया यूरोप में मंदी आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में रूस का भी एक दबाव की राजनीति रूस भी कर रहा है। दबाव की राजनीति ये कर रहा है कि आप लोग जो है यूक्रेन के पक्ष में इतना नहीं रहिए, आप लोग जो है अमेरिका से करके जो हम पे प्रतिबंध है वो हटाइए। भारतीय फुटबॉल में जारी संकट अब जल्द होगा समाधान। बेसिकली अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन भारत में ही हो, इसको लेकर के सहमति ऑलरेडी बन गई है। फीफा वर्ल्ड कप फीफा वर्ल्ड कप अंडर 17 का आयोजन इंडिया में होगा महिला के लिए। दोस्तों चलिए, इतना ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ था। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।